हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद हुसैन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में। न्यूनेटल जॉन्डिस क्या होता है, कैसे होता है और किन किन बच्चों में हो जाता है, उसके क्या क्या सिम्टम साइन होते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली नाम से ही देखे है कि न्यूनेटल जॉन्डिस यानी कि वो बच्चे जो 24 घंटे के होते हैं, यानी कि पैदा होने के बाद 24 घंटे के होते हैं या 1 दिन के या 2 दिन के होते हैं, तो उनको न्यूनेटल बोलते हैं। अब उनके अंदर जॉन्डिस हो जाता है यानी कि पीलिया जिसको बोलते हैं। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि 60% ऑफ टर्म न्यूनेट और 80% ऑफ प्री टर्म न्यूनेट जॉन्डिस इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। यानी कि यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि 60% ऐसे बच्चे जो पूरे टाइम पर पैदा हुए होते हैं, यानी कि जो 37 वीक होता है, 37 से जो 40 वीक का जो टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उनमें बच्चे पैदा होते हैं, तो उसको बोलते हैं पूरे टर्म न्यूनेट। और प्री टर्म जो होते हैं, जो 37 वीक से पहले जन्म हो जाता है, उनके अंदर जॉन्डिस हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, यानी कि पहला वीक जो चल रहा होता है लाइफ का, यानी कि एक जब पैदा हुआ तब से लेके 8 दिन तक, यानी कि 1 वीक तक जो होता है उसको हम फर्स्ट वीक बोलते हैं। तो उसमें लगभग 80% जो पेशेंट होते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं 80%, उनमें प्री टर्म जो होते हैं 80% होते हैं और जो टर्म होते हैं वो 60% होते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि बिलरुबिन लेवल, इसके अंदर बिलरुबिन लेवल जो होता है वो 4.6 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है, बिलरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अगर नॉर्मल बिलरुबिन की बात करें कि नॉर्मल बिलरुबिन कितना होता है, तो नॉर्मल अगर यहाँ पर हम देखें तो नॉर्मल जो रेंज होती है वो 0.1 से 1.0 mg पर डेसीलीटर होती है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है। इससे अगर ज़्यादा बिलरुबिन हो जाता है तो उसी को हम जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मोस्ट कॉमन रिटार्डेशन, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि तो मोस्ट कॉमन रीएडमिशन ऑफ न्यूनेटल डिस्चार्ज फ्रॉम अ हॉस्पिटल न्यूनेटल जॉन्डिस, यानी कि जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, जन्म होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं और फिर दोबारा से जो उनको रीएडमिट किया जाता है, यानी कि अगेन उनको जो एडमिट किया जाता है, वो जो मोस्ट कॉमन इनका क्या होता है कि वो न्यूनेटल जॉन्डिस की वजह से ही जो होते हैं पेशेंट, मतलब जो ये न्यूनेटल जो होते हैं एडमिट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि मोस्ट कॉमन काउजेस ऑफ न्यूनेटल मोर्बिडिटी इन फर्स्ट वीक न्यूनेटल जॉन्डिस, यानी कि जो मोस्ट कॉमन काउजेस है बच्चों की बीमारी का फर्स्ट वीक के अंदर, वो न्यूनेटल जॉन्डिस ही होता है। यानी कि मैक्सिमम जो केसेस होते हैं सबसे ज़्यादा वो जॉन्डिस की वजह से होते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी लीवर का डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता है और कभी कभी आरबीसी का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। वो कैसे कैसे होता है उसको हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर जो होता है फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा ये होता है। तो ध्यान रखना कि बच्चा जो फर्स्ट वीक में जो बीमार होता है या किसी तरह की कोई कंडीशन होती है तो उसको कहीं जॉन्डिस तो नहीं है, तो मैक्सिमम जो होता है जॉन्डिस की वजह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे जॉन्डिस के टाइप्स की बात। जॉन्डिस के टाइप्स की यहाँ पर बात करें तो बेसिकली जो जॉन्डिस के टाइप्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब इसमें बात करेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कैसे होता है और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में हम यहाँ देखेंगे कि नेवर अपीयर इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ, यानी कि बच्चे का जब जन्म हो जाता है 24 आवर में, जब जन्म हो जाता है तो ये कभी भी जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर तुमको ये दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर अपोजिट चले जाइए, ये दिखाई देगा अपीयर इन 24 आवर ऑफ लाइफ। पैथोलॉजिकल कंडीशन में, यानी कि किसी तरह की कोई बीमारी है या किसी तरह की कोई कंडीशन है, तो उसमें वो लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर, जैसे ही उसने जन्म लिया तो 24 घंटे हुए उसके अंदर अंदर ही कोई ना कोई सिम्टम इसके अंदर दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि ऑलवेज अनकंजुगेटेड, ये जो होता है अनकंजुगेटेड होता है, और पैथोलॉजिकल जो होता है ये कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों हो सकता है। ठीक है, कंजुगेटेड क्या है हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि यूरिन डज नॉट स्टेन डाइपर नो पेल स्टूल, यानी कि जब बच्चा डाइपर के अंदर, जैसे कि बच्चा जन्म हो जाता है तो उसको डाइपर पहना देते हैं स्टूल, ताकि बाहर वो करे तो वो बिस्तर पे या कहीं पर लगे नहीं, तो उसको डायपर पहना देते हैं। तो इसका जो होता है यूरिन, जब ये यूरिन करता है तो यूरिन में किसी तरह का कोई कलर डायपर पे नहीं आता, पीला पीला नहीं आता, नॉर्मल ही रहता, और ना ही कोई स्टूल का ज़्यादा कलर इसमें होता है। पर डज नॉट
परसिस्ट बियॉन्ड 2 वीक, और ये ज़्यादा 2 वीक से नहीं चलता अगर टर्म है, यानी कि पूरे जन्म में, मतलब 60% जो हमने बात की थी, पूरे जो अपने टाइम में पूरे 37 वीक में, अगर 37 से 40 वीक के अंदर इस बच्चे का जन्म हुआ है टर्म न्यूनेट का, तो ये जो है 2 वीक से ज़्यादा नहीं चलता और ये 2 वीक के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। अब जो प्री टर्म होता है, जो टाइम से पहले होता है, उसमें लगभग 3 वीक हो सकता है, 3 वीक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पैथोलॉजिकल कंडीशन में आते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो हमने बात की अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड दोनों हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि हाई कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का कलर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, पीला पीला दिखाई देने लगता है यूरिन का कलर, और स्टूल में भी सीन, इसका जो स्टूल है वो भी पेल कलर का दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर जो होता है पाम, सोल में भी परसिस्ट बियॉन्ड 3 वीक, ये जो होता है पेल कलर, स्टूल भी जो है इसका कलर मतलब चेंज हो जाता है, यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है, और जो स्किन होती है आपकी, जैसे कि आपकी हथेलियाँ होती हैं, आपके पैर के तलवे होते हैं, वो भी पीले कलर के दिखाई देते हैं, और ये जो होता है 3 वीक से ज़्यादा चल जाता है, यानी कि 3 वीक से ज़्यादा चलता है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट पूरा किया जाता है, पूरा मेडिसिन के रिलेटेड पूरा सिस्टमिक ट्रीटमेंट इसका किया जाएगा, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, यानी कि 3 दिन से ज़्यादा, 3 वीक से ज़्यादा तक चल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कारण इसके, यानी कि वाई डज अकर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्यों होता है, इसके कौन कौन से कारण हैं होने के। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाई प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि किस चीज़ का प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन होगा किस चीज़ का, शॉर्टन लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, यहाँ पर बिलिरुबिन का हाई प्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा बिलिरुबिन का, किस वजह से, शॉर्टर लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, यानी कि जो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन होता है, 120 दिन से कम में इनकी डेथ हो जाएगी आरबीसी की वजह से, जिसकी वजह से उसमें से बिलिरुबिन निकलेगा और ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। मोर इन्फेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि जो आरबीसी बन रहे होते हैं वो टूटते जाते हैं, लगातार टूटते रहते हैं, जल्दी जल्दी टूटते रहते हैं इसकी वजह से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि, और दूसरा कारण होता है इमेच्योर यूपीडी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि ये एंजाइम जो है यूपीडी, इसकी जो इमेच्योरिटी हो जाती है, इनएक्टिव हो जाता है, इमेच्योरिटी हो जाती है ये इसकी, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा कारण है कि इंक्रीज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, यानी कि जो भी बिलिरुबिन आपके आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से, आरबीसी के टूटने की वजह से, वो आपके बाहर जाने की वजह से, मतलब बिलिरुबिन जो है वो बाहर जाना चाहिए स्टूल के थ्रू और यूरिन के थ्रू बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता, दोबारा से ही वो आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है, बिलिरुबिन दोबारा से ही उसी में बहने लगता है, यानी कि एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, यानी कि दोबारा से ये सर्कुलेशन में मिल जाता है। अब बोलते हैं यहाँ पर पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन की क्या क्या होती हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन बेसिकली 2 तरह की होती है, अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया और कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। तो ये क्या होता है यहाँ पर देखते हैं कि अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया किस वजह से होता है। इसके अंदर होता है कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, यानी कि या तो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर कंजुगेटेड ऑफ बिलिरुबिन डिक्रीज, जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो डिक्रीज हो जाएगा। किन वजह से, तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का इंक्रीज प्रोडक्शन कैसे होगा, कोई हीमोलाइटिक डिसऑर्डर की वजह से, कोई हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की वजह से, या G6PD डिफिशियंसी की वजह से, पॉलीसाइथीमिया की वजह से, सिफेलोहेमेटोमा की वजह से, इन्फेंट डायबिटिक की वजह से, इन्फेंट डायबिटिक ऑफ मदर, यानी कि मदर के अंदर कोई डायबिटिक कंडीशन है, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज़ है, उसकी वजह से भी ये प्रोडक्शन बिलिरुबिन का बढ़ जाता है, ठीक है। ये कारण है इसका अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, यानी कि बढ़ जाना। हाइपरबिलिरुबिनीमिया मतलब बिलिरुबिन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, अनकंजुगेटेड। अब ये क्या होता है, या इसका दूसरा कारण है, यहाँ पे देखा हमने कि डिक्रीज कंजुगेटेड ऑफ बिलिरुबिन। इसका दूसरा, इसके कौन कौन से कारण है, किस वजह से होता है कि ये होता है जिल्बर्ट सिंड्रोम की वजह से। कौन कौन से सिंड्रोम है वो हम आगे बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में, कि इन सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, कैसे कैसे सिंड्रोम होते हैं, काउजेस, सिम्टम, साइन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ये सब हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम इसका बात कर रहे हैं यहाँ पर इसका कारण कि ये जिल्बर्ट सिंड्रोम की वजह से, डाउन सिंड्रोम की वजह से,
या फिर कंजेनाइटल हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, और क्रिगलर नज्जर सिंड्रोम, ये भी एक तरह का सिंड्रोम होता है। क्या होता है, हम सिंड्रोम की आगे बात करेंगे। तो इनकी वजह से ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है कि कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिन है, जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, कंजुगेटेड है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। किस वजह से होती है कि ये जो होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन का जो नॉर्मल होता है, लगभग नॉर्मल नहीं, यानी कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन का जो प्रोडक्शन होता है वो 2 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। 2 mg पर डेसीलीटर से बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। तो किस वजह से होता है, या तो कोई इन्फेक्शन होता है किसी के अंदर, यानी कि इन्फेक्शन हो गया हो किसी तरह का बच्चे के अंदर, या तो वायरल की वजह से, जैसे एप्स्टीन वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, हेपेटाइटिस, इसकी वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जिसमें कॉन्जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ये मतलब जिसका अननोन काउजेस हो कंजेनाइटल, यानी कि जेनेटिक्स, कॉन्जेनाइटल टीबी हो सकती है, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है किसी तरह का, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पर टॉक्सिन्स, यानी कि किसी टॉक्सिन की वजह से, जैसे सेप्सिस की वजह से, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, टीपीएन की वजह से, टोटल प्रीनेटल न्यूट्रिशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है उसको, मतलब इसकी वजह से, और या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, जिसमें टायरोसिनीमिया की वजह से, या कोई गैलेक्टोसीमिया की वजह से, या सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से ये हो सकता है आपको जो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया होता है। ठीक है, अब इसमें ये आइडियोपैथिक न्यूनेटल हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है, यानी कि न्यूनेटल हेपेटाइटिस आइडियोपैथिक मतलब अननोन काउजेस, पता नहीं होता है कि न्यूनेटल के अंदर हेपेटाइटिस किस वजह से हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, और ये जो होता है यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ये जो होता है आइडियोपैथिक न्यूनेटल हेपेटाइटिस जो होता है, ये मोस्ट कॉमन काउजेस होता है ऑफ कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया का, यानी कि कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया है तो ये मोस्ट कॉमन काउजेस इसका होगा कि आइडियोपैथिक न्यूनेटल हेपेटाइटिस इसको है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका क्लिनिकल फीचर की वजह से। क्लिनिकल फीचर इसके क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे क्लिनिकल फीचर दिखेगा कि आपका जो बिलिरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, स्किन येलो मिलेगी, आइज़ जो है वो येलो आपकी मिलेंगी, स्किन में आपकी जो पाम है और जो सोल है वो आपके येलो कलर के दिखने लगेंगे, और वो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि किस तरह से हम देख सकते हैं। और इसमें वीकनेस भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, डार्क येलो यूरिन, यानी कि येलो यूरिन का कलर येलो हो सकता है, फैटिक हो सकता है, और वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है, और बच्चों को उल्टी भी आ सकती है। तो ये कारण होता है इसके, ये होते हैं इसके क्लिनिकल फीचर, यानी कि साइन सिम्टम कैसे पहचान सकते हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे मतलब उसका आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं न्यूनेटल को ही कि इसका जो क्लिनिकल फीचर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ये साइन सिम्टम हमें देखे, ये हमें दिखेंगे तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि ये जॉन्डिस है। ठीक है, और उसके अलावा और भी क्लियर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम ब्लड का टेस्ट करते हैं, जिसमें बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है। अब इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट क्या हम दे सकते हैं इसको, ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं, तो ट्रीटमेंट में देखेंगे कि बच्चे को मैक्सिमम जो होता है वो फोटोथेरेपी दी जाती है। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पैथोलॉजिकल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट की, तो इसमें फोटोथेरेपी हम दे सकते हैं। फोटोथेरेपी क्या होती है, ये एक तरह की मशीन होती है जिसमें बच्चे को लिटा दिया जाता है और उसको ब्लू कलर की लाइट होती है, उससे ये बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो फोटोथेरेपी क्या होती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक बात करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न, ये जो है ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में हम जो है इसका, बहुत सीवियर कंडीशन नहीं, बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है उसमें कर सकते हैं। यह जो स्पेशली इसका जो यूज़ किया जाता है, जो किया जाता है ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। और जितना मतलब इसका ब्लड होता है, मतलब बेबी का जितना ब्लड होता है उससे ज़्यादा ब्लड उसके अंदर डाला जाता है और फ्रेश ब्लड इसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है। उसके अलावा ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स कुछ होती हैं कि इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको ड्रग हम देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन इंट्रावेनस ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, इसमें तो ये ट्रीटमेंट इसका होता है।
ये इसलिए ये इसका बेसिकली ये 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। फोटोथेरेपी मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, ड्रग्स भी यूज़ की जाती हैं जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, और जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न है ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत सीवियर कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो कि जॉन्डिस क्या होता है और जो बच्चों में हम कैसे जॉन्डिस पहचान सकते हैं। जो फीटल यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं शुरू में उनको जॉन्डिस की पहचान कैसे होती है, जॉन्डिस क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमें आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आप कुछ जानकारी हासिल कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।